और मेरे यहाँ पर ऐसे 3-4 नौजवान हैं जो दूसरी नौकरी छोड़ के 4 साल तक एसआई भर्ती के अंदर रहे, बड़े सपने सजाए और इस सपनों के साथ में जैसे एसआई भर्ती रद्द की बात हुई, आप चोरों को पकड़ो, बेईमानों की फौज में ईमानदार मारा जा रहा है और बेईमानों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? लोग कहते हैं कि ये तो फिर से तैयारी कर लेगा, काबिल होगा, लेकिन वो फिर से मजदूरी करेगा, फिर से माँ के गहने बेचेगा, फिर से खेत गिरवे रखेगा, फिर से उसी लाइन में खड़ा रहेगा। आखिर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं एसआई भर्ती के अंदर माननीय हाईकोर्ट के फैसले पर मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे इलाके के अंदर जो नौजवान पढ़ते हैं वो नौजवान आज खेत गिरवे रखेगा या फिर माँ के गहने गिरवे रखेगा या फिर वो बड़ी मुश्किल से पैसा जुटाएगा, मजदूरी करेगा और जयपुर जैसे जोधपुर जैसे महंगे शहरों में आकर फीस इकट्ठी करके नौकरी लगता है। और मेरे यहाँ पर ऐसे 3-4 नौजवान हैं जो दूसरी नौकरी छोड़ के 4 साल तक एसआई भर्ती के अंदर रहे, बड़े सपने सजाए और इस सपनों के साथ में जैसे एसआई भर्ती रद्द की बात हुई, आप चोरों को पकड़ो, बेईमानों की फौज में ईमानदार मारा जा रहा है और बेईमानों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? आप बयान देते हो, उलझुल बयान होते रहते हैं, लेकिन आखिर बड़े बड़े डाकू को पकड़ेंगे, मगर मच्छों को पकड़ेंगे, उसका असर जिसने मेहनत की है उसके ऊपर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये तो फिर से तैयारी कर लेगा, काबिल होगा, लेकिन वो फिर से मजदूरी करेगा, फिर से माँ के गहने बेचेगा, फिर से खेत गिरवे रखेगा, फिर से उसी लाइन में खड़ा रहेगा। आखिर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। जय कृष्ण पटेल के साथ जो आरोप लगे थे, आज वो जमानत पर बाहर हैं और सरकार और कोर्ट ये मानती है कि न तो उनके पास पैसे बरामद हुए, न ही उनके पास ऐसा कोई ठोस एविडेंस प्राप्त हुआ, न ही सवालों के बारे में मैंने जब विधानसभा के अंदर प्रश्न शाखा में पूछा था तो उन्होंने बताया कि कोई भी सवाल उठाने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जय कृष्ण पटेल को 2.5 करोड़ रुपए देने वाला क्यों तैयार हुआ? क्या वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था? सुना है वो भाजपा का प्रत्याशी था और यह भी सुना है कि पहले अखबारों में भी बहुत बार आया कि वो करोड़ों पैसा उसके बाद बड़ी बड़ी अनलीगल माइनिंग है। तो सरकार ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? यहाँ तो सरकार की मिलीभगत से ऐसे लोग पनपते हैं जो ईमानदार लोगों को आज जेलों के अंदर डालते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि राजस्थान के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का आज जो कद बढ़ रहा है और उसका वर्चस्व दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो कैसे उनको कुचला जाए, कैसे उनको दबाया जाए, तो सरकार अपने तरीके के हथकंडे अपना रही है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। आज राजतंत्र को खत्म करने के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस लोकतंत्र के अंदर वोट का अधिकार मिला और वोट अगर चोरी होगा तो आखिर लोकतंत्र कैसे स्थापित हो पाएगा? हमारे इलाके के अंदर सलोंबर विधानसभा सीट के अंदर उपचुनाव हुआ था। आखिरी 2 राउंड पूरी गिनती नहीं, उससे पहले माला पहनाकर प्रत्याशी निकाला गया बीजेपी का और आज हाईकोर्ट ने फिर से उनके जो मशीनें थी वो रिकाउंटिंग के लिए दोबारा सुरक्षित रखी गई है। आने वाले समय में वो गिनी जाएगी। यदि वो व्यक्ति जीत जाएगा तो लोकतंत्र के साथ में भद्दा मजाक होगा। और इस तरीके से तानाशाही सरकारें मन मर्जी से अगर ये करना चाहती है तो चुनाव क्यों कराती है? और इस तरीके से आज आम आदमी के साथ में अन्याय है, अत्याचार है, जो गलत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले झालावाड़ के अंदर पिपलोदी एक स्कूल है, उसके अंदर जो घटना हुई थी वो दर्दनाक थी, मानवता को शर्मसार कर ले इस तरह की थी। और ये घटना इसलिए थी कि आज तक सिस्टम भ्रष्ट था और उस सिस्टम के अंदर जो विद्यार्थी है, जो माँ बाप उनको एक सपना लेके स्कूल के अंदर भेजते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी लाशें बनकर आती है तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। और इसके बाद में लगातार झालावाड़ के बाद में हमारे कोटड़ा के अंदर एक आदिवासी बालक वो उसी तरीके की स्कूल की लापरवाही की वजह से दीवार के अंदर दब के मर गई। उसके बाद में 3 हमारे जो लोग थे प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट के अंदर एक दीवार के पास में खड़े थे, उनके ऊपर दीवार गिर गई। आखिर कब तक मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा? आखिर कब तक सरकारें मौन रहेगी? आखिर कब तक जो सरकारी भवन है वो जर्जर हालात में होंगे? उनको कौन क्यों नहीं सुधार पा रहा है? तो इस तरह से जिंदगी जान गंवाते रहेंगे और देश का जो भविष्य है, आने वाला कल है, वो कब तक इन भ्रष्ट सिस्टम के मलबों में दबता रहेगा? इसलिए हमारी सरकार के सामने ये विरोध है कि आप इन जो तमाम सरकारी जो भवन है उनकी जर्जर स्थिति उनको ठीक किया जाए। हमको आलीशान भवन देने से कोई फायदा नहीं है। हमारे लोग अगर सुरक्षित नहीं है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। इसके साथ साथ में ये जो हमारे विधायक जी और भी बताएंगे, और भी कई तरह के विरोध लेके आए हैं।